रुक जाओ, रुका रुका इनको। हाँ जी, हाँ जी। लो जी, अकर सिंह जी। आप किस मार्केट में हो? मैं आप जाना हूँ वही। लो जी, लो लो। आ गया हाथ पकड़ के कटवा दियो। हाथ पकड़ लेना, खींच लेना। अरे हाथ पकड़ लो। संसद जी वेरी बहुत बहुत स्वागत। आज हम सद्भाव यात्रा जो 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी दनौदा नरवाना से, आज हम 11वें विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, हिसार। कल हिसार का वो हिस्सा था जो नलवा विधानसभा में पड़ता है, और यात्रा कल जो है बरवाड़ा के कुछ इलाके हैं जो हिसार के साथ लगते हैं, मिर्ज़ापुर से शुरू होके और मैहर तक, कल वो होंगे। और अब तक यात्रा जहां जहां से भी निकली है, इसके लिए हमें बहुत लोगों का समर्थन मिला है, लोगों का प्यार मिला है। उसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं। और जितने भी हमारे साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, और उसके अलावा जनसाधारण भी जो है, उनसे जो जिस प्रकार से जो संदेश हम लेके चले थे, वो हमें अब लगता है कि वो संदेश लोगों तक पहुंचने लग रहा है। उसका प्रभाव कितना पड़ेगा वो तो समय की बात है, लेकिन चर्चा का विषय है। और उस नाते एक शुरुआत है। 2 चीजों के साथ हम मुख्यतः निकले थे जब ये यात्रा शुरू की थी, और इससे पहले इसके बारे में जब सोचना शुरू किया था। मोटे तौर पे ये था कि हरियाणा का जो एक परंपरागत भाईचारा है, खास तौर पे ग्रामीण अंचल का, उसको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कमजोर करने का एक निरंतर प्रयास हो रहा था, और उसमें सफलता भी मिली कुछ हद तक। इस हद तक कि कम से कम वोट बीजेपी को उसके नाते मिलता रहा है। लेकिन इसका मुकाबला भी बड़े सशक्त तरीके से हो सकता था यदि हमारा संगठन अपने स्थान पे होता। लेकिन पिछले काफी समय से, जैसा आपको पता ही है, 11-12 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं था। तो जमीन पे जिस तरह से इस प्रचार का या इस मुहिम का मुकाबला होना चाहिए था, शायद उस तरह से नहीं हो पाया। और ये चीज जो पिछला चुनाव हुआ 2024 वाला, जिसमें एक बड़ा माहौल था पूरे प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके 2 कारण हमें मुख्य तौर पे यही लगे कि एक तो समाज के अंदर जो बिखराव का जो एक एजेंडा है, उस पर बीजेपी ने काम किया, और कांग्रेस संगठन ना होने की वजह से उसका उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई।
कारण तो और भी बहुत हो सकते हैं। आदमी अपने निजी कारण गिन सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से गिन सकता है, अपने जिले की कोई परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से गिन सकता है। लेकिन जब पूरे प्रदेश पे हमने नजर मार के देखी तो हमारी समझ में मोटे तौर पे दो चीज आई, और इसी को लेकर हम इस यात्रा पे निकले थे, ताकि जो कांग्रेस का जुड़ाव है लोगों के साथ और खास तौर पे एक संगठन के नाते वो और मजबूत हो सके। क्योंकि मुझे इस चीज में आज भी कोई शक नहीं है कहने में कि जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, आज के दिन भी हरियाणा में सबसे बड़ा और सबसे सशक्त राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी बीजेपी को वोट जरूर मिला है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी अपने आप को निर्भर पाती है औरों के ऊपर कह लीजिए, या जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति है उसको कह लीजिए। अन्यथा उनकी जड़ें अभी तक उस प्रकार से हरियाणा में नहीं हुई हैं, जबकि तीसरी टर्म उनकी सरकार की आ गई। तो इसी भाव के साथ हम चले थे, और कुछ ये भी था कि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अक्टूबर के चुनाव को बहुत महीने हो चुके, 8-9 महीने हो चुके, और ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष ने पूरा मैदान खाली छोड़ रखा हो। तो एक उसकी खाना पूर्ति का भी हमें लगा कि इस यात्रा के माध्यम से हम अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। बाकी आप जो पूछना चाहें। फेज की यात्रा कब से होगी, कहाँ से होगी, किस तारीख से होगी? अभी तो पहला खत्म होने दो। बता देता हूँ। अभी ये जो पहला फेज है ये 6 नवंबर को खत्म हो जाएगा। 6 नवंबर को भवानी खेड़ा में ये यात्रा का समापन होगा, और उसके बाद दूसरा फेज 11 तारीख से शुरू है, 11 नवंबर से। और इस फेज के जो 13 हल्के जो आएंगे इसमें एक तो पूरा आपका महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा जो है वो आएगा अटेली को छोड़ के। अटेली थोड़ा क्योंकि साइड में रहता है, वो दूसरे ग्रुप में हमने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें ये नांगल चौधरी से हम शुरू करेंगे, नांगल चौधरी से नारनौल, नारनौल से आपका महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद फिर आपका चरखी दादरी और भिवानी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें आएंगे। और वहां से फिर ये यात्रा निकलेगी कलानौर और महम, उसके बाद गोहाना, बड़ौदा और इसराना। ये 13 हल्के हैं जो सेकंड फेज में होंगे, जो कि करीब करीब यदि ये 11 से शुरू करेंगे तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में वो फेज खत्म होगा। इसके आगे का अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन मोटा मोटा ये है कि तीसरा फेज जो है वो बावल, सोना, फिर मेवात का इलाका, और उधर से घूम के फरीदाबाद वाली साइड, वो 15 हल्के हैं उसमें। जैसे सर आप घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस का वर्कर बहुत निराश है काफी टाइम? नहीं, बिल्कुल वो निराशा ही थी, जो एक कारण था कि हम भी उसके लिए निकले। क्योंकि जो 2024 का जो चुनाव था उसका नतीजा किसी को हजम नहीं हो पा रहा था, ना तो लोगों को हजम हो रहा था, ना नेताओं को हो रहा था। और कार्यकर्ता, देखिए कोई कुछ ही कहता रहे, मार कार्यकर्ता पे पड़ती है। सबसे ज्यादा असर जो होता है वो कार्यकर्ता के ऊपर होता है। तो कार्यकर्ता भी कुछ इस पशोपेश में हैं, कुछ सोच में हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तरह की उनके अंदर जिज्ञासा तो थी कि कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन अब अच्छी चीज ये हुई है कि हमारी यात्रा के साथ साथ ही आपका जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति हो गई है, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो एक संगठन एक शक्ल लेना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बाकी के भी जो रिक्त स्थान हैं, चाहे जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों या प्रदेश में हों, उनकी भी मेरे ख्याल से जी नहीं, आप प्रधान जो है ना वो भी नए नए बने हैं, उनको शायद बहुत जरूरी काम लगे हुए हैं वो सारे के सारे। कुछ आदतें हैं 12 साल से बिगड़ी हुई हैं, तो वो आदतें ठीक होने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। समय दो थोड़ा, यात्रा को तो अभी महीना भी नहीं हुआ, सब आएंगे। अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? पहले मैं सोचता था कि बहुत बड़ी चुनौती चलना होगा, क्योंकि निरंतर रोज के औसतन 20 किलोमीटर और सारे साथियों के साथ चलना। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो सबसे कम चुनौती है। 2-3 दिन के बाद सारे के सारे सबके गोडे और मोढे रवा हो गए हैं। तो चलने वाला मुद्दा तो कोई उस तरह से नहीं है। चुनौतियां इसमें लॉजिस्टिक्स की होती हैं जी, इस तरह की यात्रा में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, आपको
जगह जगह पे जाना है, जगह जगह पे लोग आपका स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, कोई समर्थन करता है, कहीं पे भोजन की व्यवस्था होगी, कहीं पे शाम को रात को रहने की व्यवस्था होगी। तो बहुत सी चीजें हैं इस तरह की। और दूसरी, शुरू करने से पहले हमें जो चुनौती लगती थी वो ये थी कि क्या हमने सही समय पे फैसला भी लिया है या नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं और वहां कोई ये लगे कि ना कोई सुनने वाला है ना कोई बात करने वाला। तो सबसे बड़ी शंका जो थी वो तो शुरू में ही हमारी दूर होनी शुरू हो गई। यात्रा शुरू करने से पहले जो हमने शुरू में 5 मीटिंग्स जो करी इन 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसमें फतेहाबाद भी था। हालांकि फतेहाबाद को अब हम बाद वाले फेज में ले गए हैं, इसमें नहीं जोड़ा उसको। लेकिन उन मीटिंग से हमें ये आभास हो गया था कि जो अभी सवाल पूछा कांग्रेस के वर्कर के बारे में, कि वो बहुत उत्सुक है कि कुछ हो, कुछ पार्टी कुछ करना शुरू करे। तो इस तरह के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अब ये लगता है कि हम सही डगर पे हैं। वेट मेजर किया आपने, कितना कम होगा? 1 ग्राम भी नहीं घटा अभी तो। लेकिन कई साथी हैं मेरे साथ, एक कल चल रहे थे, मास्टर जी हैं, वो कह रहे थे जी मेरे तो 4.5 किलो घट गए। मैंने कहा पहले नहीं चलते थे, तो ना मैं फर्स्ट टाइम फैलाऊं। और बाकी हमारे साथ कई तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, आप उनको चलते देखो आपको भी मजा आ जाएगा और ईर्ष्या हो जाएगी। ये पंगाल साहब हैं, ये हम तो चलते हैं 20 किलोमीटर 25 कर देते हैं, आगे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। आपकी यात्रा कवर करने में एक दिन बुखारी को भी हाँ। ये वहाँ आए थे अग्रोहा। जी 2024 के चुनाव की समीक्षा की, जी उसमें सबसे बड़ा कारण आपने बताया कि जो ये भी कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जी बीजेपी कहीं नहीं टिकती। जी लेकिन आज 2 मुख्यमंत्रियों का परिवार, जैसे बंसीलाल जी का और भजनलाल जी का, वो बीजेपी में है। आपको भी बीजेपी से ही लॉन्चिंग करनी पड़ी राजनीति की। तो मतलब क्या ये मानते हैं कि जैसे आप चुनाव भी हारे हैं, आपको पता है किसी सारे जानते कैसे हारे हैं, तो कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है ये? वो भी एक कारण था। संगठन ना होना या ना बनने देना, ऐसा नहीं है कि संगठन बनना नहीं चाहिए था या बनने की परिस्थितियां नहीं थी। परिस्थितियां पैदा की गई और पार्टी के नेताओं ने पैदा की, और उसका खामियाजा बाद में सबको भुगतना पड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा जिन्होंने नहीं बनने दिया था। तोड़-फोड़ की राजनीति बीजेपी के लिए सबसे अहम रही जी चुनाव में। जी तो तोड़-फोड़ की राजनीति को हवा किसने? कांग्रेस ने जो संगठन ही बना। नहीं देखिए, वो तो हमेशा, वो आप बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन की रूह से, मैं बात कर रहा हूं एक समाज के अंदर घुस के और वहां पे विभाजन करने की बात। वो दोनों चीजें ठीक है, उसका इलेक्शन से सीधा सीधा संबंध हो जाता है, लेकिन जो जिस जिस चीज को लेकर हम चले हैं वो एक स्तर पे इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए जब कोई ये पूछे कि अब क्यों कर रहे हो, मैंने कहा इलेक्शन से 6 महीने पहले ही करोगे तो तब तक तो होलेगा काम सारा का सारा। अगर कुछ करना है तो अभी कर लो, अभी संभाल लो, नहीं तो इलेक्शन से पहले तो जैसे पिछली बार हुआ था उसी स्थिति में आगे खड़े हो जाओगे। लेकिन हाँ, ये बात आपकी इस हद तक ठीक है कि संगठन यदि बना होता तो बीजेपी फिर तोड़फोड़ कर भी नहीं पाती। अब क्या है भाई, अंत में कुछ ही बोलिए, जब आपके सारे के सारे पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वो सिर्फ टिकटार्थी के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, बजाय ये कि पार्टी से जुड़ाव उस तरह का हो जो होना चाहिए, तो उस परिस्थिति में खेल खेलना दूसरे के लिए ज्यादा आसान हो जाता है, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए। नाम लेना चाहोगे जो संगठन नहीं बनने दे रहा? नहीं, सारे ही सब जिम्मेवार हैं जी। देखो बड़ी सीधी सी बात है, संगठन ना बनने से क्या हुआ, आपका जिले में कोई दफ्तर नहीं है जहाँ पे कोई अध्यक्ष बैठे। दफ्तर ना होने से क्या है, आपका वर्कर कहाँ जाएगा, या आपका जो सेकंड थर्ड रंग के जो लीडर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कोई जगह तो है नहीं जाने के लिए, तो वो किसी बड़े नेता के यहाँ जाएंगे, नेता या नेताओं के यहाँ जाएंगे। वो फिर वो आप जिसको संज्ञा देते हो गुट की और कोई और क्या क्या होता है, धड़ा, वो अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। अगर अगर पार्टी के ऑफिसेज होंगे तो ये चीजें आधी तो उसी में कम हो जाती हैं सारी की सारी। तो आज आपकी यात्रा हिसार में है, आज इंदिरा गांधी जी का साथ जी आपने मनाया है जी। और कांग्रेस भवन में 2 प्रोग्राम हुए हैं, शहरी का अलग हुआ है, ग्रामीण का अलग हुआ है। तो मतलब आज आपकी यात्रा का भी असर नहीं हो रहा कांग्रेस पे? नहीं, मेरी यात्रा का असर, मैं तुरंत नतीजों के चक्कर में नहीं हूं, मेरी मैराथन है।
100 मीटर की दौड़ नहीं लगा रहा मैं। आपको असर, थोड़ा सा सब्र रखो, असर थोड़ा थोड़ा तो दिखना शुरू हो भी गया, आगे जाके और प्रबल होकर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो दूसरा फेज शुरू होगा ना, हालांकि इस फेज में तो ये माना जाता है कि ये तो वो इलाका है जहाँ से जो हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो है, जींद जिला है, घर वाली बात होगी। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, दूसरा फेज जब शुरू होगा, तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका उत्तर भी आपको वहां मिलना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा सब्र रखिए बस। सर हिसार के अंदर है, आप भी पहले एमपी रह चुके हैं हिसार में, और अभी जो करंट एमपी है जेपी साहब, वो हिसार में एक एयरपोर्ट है, विवादों में रहा है, बहुत बार उसके उद्घाटन भी हो चुके हैं, तो कंट्रोवर्सीज रहती है। वो कहते हैं कि एयरपोर्ट कभी बन ही नहीं सकता। आप भी एमपी रहे हैं, आपके टाइम पे भी काम चल रहा था, आपका क्या कहना है, एयरपोर्ट प्रॉपर बन पाएगा या फिर जेपी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता उनकी एयरपोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट कैसे चलते हैं, कितनी जानकारी है, वो तो उनका ज्ञान होगा। एयरपोर्ट तो बन रहा है, और सबसे बड़ी चीज इस एयरपोर्ट के पास है वो है जमीन। बहुत बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा इस एयरपोर्ट के पास है। मेरा मत हमेशा ये रहा है कि इसको पहले दिन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बता के इसको बेचा जा रहा है, ठीक है। जबकि मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल किया था आज से कोई 3 साढ़े 3 साल पहले कि इसका स्टेटस क्या है, सरकार की तरफ से जवाब आया था हमारे पास तो इसका स्टेटस है ही नहीं। मतलब तब तक तो भारत सरकार पिक्चर में भी नहीं थी, अब वो पिक्चर में आ गए हैं। और जेवर एयरपोर्ट मेरे ख्याल से अगले 2-4 महीने में चालू होगा, होना शुरू होगा। उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वहाँ उन चीज़ों में भी समय लगता है। तो मेरा मत हमेशा से ये रहा है कि जब तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ साल तक फुल्ली फंक्शनल नहीं हो जाता, तब तक हिसार एयरपोर्ट को आप ये सोचो कि पैसेंजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, ये लोगों को बस वही बात है, सब्ज बाग दिखाने वाली बात है। बाकी चीज़ों के लिए ये एयरपोर्ट बहुत कारगर हो सकता है शॉर्ट रन में भी, जो कि आपकी ये जो दूसरी फैसिलिटीज है, मेंटेनेंस का है, ट्रेनिंग का है, और उन चीज़ों के लिए कार्गो, मेन तो कार्गो होगा। तो क्योंकि आज के दिन जेवर और हिसार में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जेवर का सारा रोड नेटवर्क जो है वो आप देखिए, पूरा का पूरा दिल्ली और पूरा का पूरा नोएडा अब उससे कनेक्टेड है। आप 1.5 घंटे में वहां पहुंच पाएंगे। हिसार में जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, जहां दिल्ली से हिसार 1.5 घंटे की मार हो जाए बाय रोड। ये जो इंग्लैंड का उदाहरण देते हैं, लंदन का, वो यही है कि 2 एयरपोर्ट शहर के अंदर हैं, 3 बाहर हैं, तीनों 3 कोनों में, और वो तीनों एयरपोर्ट 1.5 घंटे में पहुंच जाते हो आप। तब जाके आप इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर सकते हो। अन्यथा मैं एक चीज कहता हूं, बुरी लग सकती है लोगों की, हिसार के पास इतना हिंटरलैंड नहीं है जहां से आपको क्लाइंट मिल सके पैसेंजर एयरपोर्ट से लाने के लिए। उसके लिए आपको जब तक दिल्ली नहीं जुड़ेगा वो संभव नहीं। और मेरे को तो बहुत अटपटा लगा था, अभी शायद महीना पहले जयपुर की फ्लाइट शुरू हुई थी, 1 पेज की ऐड अखबार में, एक फ्लाइट शुरू होने के लिए। मतलब मेरे को ये शक था कहीं दोबारा इसका भी उद्घाटन ना करें कि फ्लाइट शुरू हुई, इसका भी उद्घाटन करो अभी आके। कम से तुम ये कहने वाले कामयाब नहीं होने वाला। नहीं, कामयाब होने के इसके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन फिलहाल फोकस जो है वो कार्गो पे और मेंटेनेंस और रिपेयर वाला जो सेगमेंट है उस पर करें तो बेहतर है। पैसेंजर, हिसार वासियों की जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि यहाँ आप लोगों ने प्रॉपर्टी रेट्स बिल्कुल इस एयरपोर्ट के चक्कर में पता नहीं कहाँ पहुंचा रखे हैं। अभी कई साल पैसेंजर एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं चलेगा। आपने चौटाला के राज करने की शैली का जो है प्रशंसा की है उसकी, तो उस पार्टी का आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपने उसका एक अंश निकाल लिया। मैंने उसमें बंसीलाल जी से शुरू किया था, भजनलाल जी से शुरू किया था। प्रशासनिक तौर पे मैंने विकास के नाते मैंने बंसीलाल जी का जिक्र किया था, प्रशासन के नाते मैंने चौटाला साहब का जिक्र किया था, क्योंकि मैं उनके यहाँ 2 साल रहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, और मैंने चौधरी देवीलाल का जिक्र किया था। लेकिन वो किन्हीं कारणवश सिर्फ चौटाला साहब की क्लिप निकाल के ज्यादा उसका प्रचार कर दिया। तो बाकी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 से पहले
हरियाणा की सारी राजनीति के जो दो धुरियां जो उसकी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी कोई भी वो पार्टी जो देवीलाल जी के वहां से थी। उसके नाम क्योंकि बहुत बदले हैं, कभी वो जनता पार्टी भी रही है, वो जनता दल भी शायद रही है, वो लोक दल भी रही है, एक समय पर दमकीपा भी उसका नाम हो गया था, दलित मजदूर किसान पार्टी शायद, फिर समता पार्टी भी रही है, तो अब इनेलो और जेजेपी। लेकिन 2014 के बाद से खास तौर पे क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, दो राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल अब आमने सामने की स्थिति में है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता किसी क्षेत्रीय दल की फिलहाल यहाँ कोई ज्यादा संभावनाएं बन सकती हैं। आप दोनों रही, आपको लग रहा है जाटों को किसी नेता की जरूरत लग रही है पब्लिक को? सबको लग रही है जी। इस समय एक नाते ये स्थिति सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये स्थिति पूरे राजस्थान की भी है और ये पूरी स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी है। लीडरशिप वैक्यूम है, लीडरशिप क्राइसिस है अक्रॉस द पार्टीज, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है या एक कम्युनिटी की बात नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।